हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते ही हो DSSB PGT का जो पेपर है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो आज से हम इस चैनल पर शुरू करेंगे अपनी नई सीरीज़ दैट इज़ DSSB PGT बायोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 PGT बायोलॉजी का पेपर। तो डेली हम यहाँ पर DSSB का एक पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं PGT बायोलॉजी का पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन वेयर मायोसिन हेड आर अनेबल टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन ड्यू टू कंप्लीट लैक ऑफ ATP। मतलब जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन जो है, जो प्रोटीन होता है, उससे डिटैच हो जाता है, डिटैच नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज ATP जो है वो एब्सेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिगर मार्टिस। रिगर मार्टिस के अंदर ATP लैक होने की वजह से जो है मायोसिन हेड एक्टिन के साथ अटैच ही रह जाता है, वो उससे डिटैच हो ही नहीं पाता। मसल फिटिक आप लोग जानते हो, इसके अंदर ATP की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जबकि मसल टोन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, टेंशन हो जाती है स्केलेटन मसल्स के अंदर, इस वजह से यहाँ पर मसल टोन हो जाता है। वे समेशन तो दिट इज़ नॉट है। यहाँ पर तो जो सिग्नल्स हैं उसके अंदर उसका कह सकते हो बहुत सारी सिग्नल जो आते हैं जो उनका प्लस करते हैं, उसको हम लोग वहाँ पर वेव समेशंस बोलते हैं। तो ये आंसर भी यहाँ पर रहूँगा। तो इसका सही आंसर रिगर मॉर्टिस, क्योंकि इसके अंदर ATP लैक होने की वजह से मायोसिन जो है एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है, यानी जिस कंडीशन के अंदर मसल थी वही कंडीशन में रह जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में होती है तो कॉन्ट्रैक्ट में ही रह जाती है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रिलैक्स नहीं हो पाती। मसल फटीग के अंदर थकावट हो जाती है ऑक्सीजन वगैरह की, या फिर और बाकी जो है डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। मसल टोन में टेंशन क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ नॉट रिलैक्सेशंस ऑफ स्केलेटन मसल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम किसे कहते हैं? तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर है। पहला ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ऑब्वियसली हर्बेरियम के अंदर हम सारे प्लांट्स की कलेक्शंस करते हैं, एनिमल्स नहीं होती। हर्ब्स जो है, ठीक है, ये हो सकता है, बट यहाँ श्रब्स भी इंक्लूड होते हैं, ट्रीज भी इंक्लूड होते हैं, तो वो सब ग्रासेस भी इंक्लूड होती है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो सिर्फ ड्राइड हर्ब्स की हम कलेक्शन नहीं करते हैं। गार्डन विद ए कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, तो गार्डन तो ये नहीं होता है, इट इज़ अ बुकलेट। हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो बुकलेट होता है यहाँ पर। इट इज़ गार्डन विद वेरिड कलेक्शंस ऑफ हर्ब। तो ये गलत क्वेश्चन, जो ऑप्शन भी है गलत है, क्योंकि गार्डन नहीं होता है, कलेक्शन होती है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड, जेनेटिक क्लोन। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हो जेनेटिक क्लोन क्या होता है। जेनेटिक क्लोन वो होता है जिसके अंदर जो हमारा कह सकते हो आइडेंटिकल होता है, एक मतलब दो चीज़ें होती है, मान लीजिए एक ये है, मतलब इनके अंदर एक भी जीन्स जो है फ़र्क नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक क्लोन। जैसे कि नेचुरल में अगर हम बात करें, ट्विंस जो होते हैं वो एक जेनेटिक क्लोन्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होते हैं वो ट्विंस ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, बाकी कोई प्रोड्यूस नहीं होता। बाकी क्लोन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या आजकल लैब में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, जिस तरह से हम लोग सेम कंपोजिशन जो जेनेटिक कंपोजिशन होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो सेक्सुअल आ गया, हेट्रोसेक्सुअल प्लांट। हेट्रो तो वैसे ही अगर हम बात करें, हेट्रो अगर आ जाता है यानी डिफरेंट, ठीक है, तो ये जो है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स, देखो यहाँ पर भी आ गया सेक्सुअल, सेक्सुअल आएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो सेक्सुअल है वो तो कहता ही है कि मैं तो वेरिएशंस प्रोड्यूस करूँगा ही। तो हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ भी सेक्सुअल आ गया, ए सेक्सुअल आ जाता तो हम लोग इसको ठीक बोल देते। फोर्थ आता है जेनेटिक कंपोजिशन। ठीक है, तो जेनेटिक क्लोन की एक डेफिनेशन में आता है सेम जेनेटिक कंपोजिशन, यानी एक का यहाँ पर मतलब यहाँ लिया हुआ है कि एक ही जेनेटिक कंपोजिशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन RBC प्रोडक्शन।
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता? सबसे पहले पॉलीस्थीमिया, पॉली मतलब मैनी, और इसके अंदर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है। हेमरेज की बात करें तो इसके अंदर होता है ब्लड लॉस, राइट। तो ब्लड लॉस अगर होगा तो उस टाइम पर ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे उसके बाद आरबीसी नंबर को इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितना ब्लड लॉस हो रहा है हमारी बॉडी बनाने की कोशिश भी करेगी, तो उसके अंदर भी हमारा जो है आरबीसी नंबर इंक्रीज किया जाएगा। डोनेटिंग ब्लड टू द ब्लड बैंक, ठीक है। यहाँ जो है अगर हम बांध सकते हैं तो इसके अंदर होगा हमारा, क्योंकि हमने ब्लड ही जो है डोनेट कर दिया है, तो इसके अंदर आरबीसी नंबर जो है इंक्रीज नहीं होगा। जो ब्लड अभी गया है, मतलब कहने का मतलब है क्योंकि ये बॉडी से बाहर जा चुका है, तो यहाँ तो नंबर इंक्रीज होने का मतलब ही नहीं है। इसका ये नहीं है कि वो पर्सन की बात नहीं हो रही है जिसने ब्लड, उसके अंदर तो ब्लड इंक्रीज होगा, राइट, जिसने ब्लड डोनेट किया है। बट जो ब्लड डोनेट किया गया है उसको ब्लड बैंक के अंदर जब हम रख देंगे, उसके अंदर कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वो है जो ब्लड बैंक को दिया गया है, उसके अंदर कोई भी आरबीसी का नंबर इंक्रीज नहीं होगा। हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन जो है कम होती जाती है, जिसकी वजह से बॉडी को आरबीसी का नंबर इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड, और थर्ड वजह से रहेगा पर्सन की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ ब्लड डोनेशन की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटिस इन स्केलेटल मसल्स। मैटिस का मतलब आपको पता ही, ओपनिंग का मतलब होता है, तो इसका तो बहुत ही क्लियर आंसर है, दैट इज ट्यूब लाइक ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग फंक्शंस ऑफ अ प्रोटीन, कि किसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, फंक्शन ऑफ प्रोटीन करने के लिए। ठीक है। ओवरऑल चार्ज ऑफ ए मॉलिक्यूल, दैट इज नॉट अ कंपोनेशन, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिव के भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, तो ये हमारा कोई है नहीं। मॉलिकुलर वेट जो प्रिडिक्ट करना है वो बहुत मुश्किल होता है, तो ये नहीं होता। स्पेशल कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो ये जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे डेक्स्ट्रल और लेटरल जो हम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर यूज़ होता है। जैसे ग्लूकोज D+ ग्लूकोज, D नेगेटिव ग्लूकोज, ये हम लोग, ये तो वैसे उसके लिए आ गया, बट हम लोग जो कंपोजिशन होती है RS कंपोजिशन, इस तरह से हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं। क्वाटनरी है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच हाई नंबर, तो ये भी हम लोग इसके अंदर यूज़ नहीं करते। तो इसका सही आंसर है स्पेशल कॉन्फिगरेशन, 3D स्ट्रक्चर, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब यूज़ किए जाते हैं स्पेशल कॉन्फर्मेशन के लिए जो टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज इन एल्डरली ऑफन कॉज्ड बाय वियर एंड टीयर। ठीक है। तो कौन सी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है एल्डर के अंदर, जो मतलब कह सकते हो वियर एंड टीयर मतलब चीर फाड़ करने की वजह से, या कह सकते हो चोट लगने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे को हुई है। रूमेटिज्म, ये तो कहीं पर भी हो सकता है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट डिजीज़ है। रिमेटेड अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर हमारे जो नीज होती है उनके लिए स्पेसिफिक हो जाती है, नॉट फॉर ऑल जॉइंट्स। रिमेटेड आर्थराइटिस, इसमें भी आ जाता है गोइटी के अंदर यूरिक एसिड की कंपोजिशन हो जाती है। ऑस्टियो जो होते हैं बोन, और ये बोन जो होते हैं ज़्यादातर जॉइंट्स वाले बोन जो होते हैं उनके लिए एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है। रिमाइटिस जो होता है ज़्यादातर नी के लिए एक फिक्स्ड हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत रहेगा। Which is the source of glucose for glycolysis in non-photosynthetic parts of the parts? तो दैट इज, इसका आंसर रहेगा सुक्रोज। 3 तरह प्लांट्स के अंदर 3 तरह की फॉर्म जो है यहाँ पर मिल सकती है, ग्लूकोज और या फिर सुक्रोज, और एक होती है हमारी दैट इज स्टार्च। ठीक है। प्लांट के अंदर 3 फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, 3 फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट्स के हमें पता है। देखो सिंथेसिस इस फॉर्म में होती है, ठीक है, और स्टार्च जो होती है वो स्टोरेज होती है। सुक्रोज, पहले स्टार्च क्या करता है, जब बिकॉज ऑफ बिफोर द ग्लाइकोलिसिस उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज से सुक्रोज फिर जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर फ्रक्टोज का भी ग्लाइकोलिसिस आगे कंप्लीट होता है, और इसी तरह जो ग्लूकोज का भी होता है। तो यहाँ पर बात करें तो दोनों ही रहेंगे, ग्लूकोज जो प्लस
फ्रक्टोज, और ये कहाँ से मिलता है हमें, सुक्रोज से। हमारा जो यूजिंग के लिए मटेरियल हमेशा कहीं पर भी इस्तेमाल करने के लिए सुक्रोज होएगा। सिंथेसिस जो होगी वो ग्लूकोज के रूप में होगी, या कह सकते हैं आप लोग ट्रांसपोर्ट होगी, वो किस रूप में होगी, हमेशा सुक्रोज के रूप में होगी। ट्रांसपोर्ट या सिंथेसिस, स्टार्टिंग सिंथेसिस होगी ग्लूकोज के रूप में और स्टोरेज होगी हमारी स्टार्च के रूप में। तो इसका आंसर रहेगा सुक्रोज। फ्रक्टोज भी गलत है, ग्लाइकोजन तो होता ही नहीं है प्लांट के अंदर, और फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है सिंथेसिस रहेगा, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट रहेगा और स्टार्च रहेगा स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीशंस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये जो पाया जाता है वो ड्यूडेनम के अंदर पाई जाएगी हमारी, राइट। तो HCl है, म्यूकस विद HCl, तो ये तो स्टमक में होता है, तो ये भी नहीं होगा। सिक्रेटिन, ये वाली सिंथेसिस नहीं होगी। ये जो है काइम विद pH 7, देखो काइम किसे कहते हैं, तो स्टमक के बाद जो सिंथेसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइम, और यहाँ पर वैसे भी pH 8 होता है, तो ये जो ऑप्शन गलत होगा। तो इसका सही आंसर आता है यूराग्लिस्टोन। यूराग्लिस्टोन अगर हम बात करें तो ये एक तरह से उसके जो हमारा यूरिन होता है उसको येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द कपल्स। कपल के अंदर इनफर्टिलिटी नहीं होने का कौन सा ऑप्शन नहीं है। सेक्सुअल डिसफंक्शंस, ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन तो होगा अगर कोई भी सेक्सुअली उनके अंदर ऐसे फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, जैसे कोई भी ग्लैंड है या कोई भी पार्ट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो इनफर्टाइल कपल हो सकते हैं। स्पेशली सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, यानी ऑर्गन जो ओवरी होगा या टेस्टिस होगा। मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये इनफर्टिलिटी के अंदर आज के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा रीज़न हो रहा है साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि इनफर्टाइल होंगे कपल। PCOD, PCOS, ये सब चेंजेस जो हैं वो मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी कहीं ना कहीं, या फिर आप कह सकते हो इसको जेनेटिकल फैक्टर्स भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन होना चाहिए दैट विल बी द थर्ड। में इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्या बाद में सही करके दिया था, बट इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। DNase इज अ टाइप ऑफ, एज लगा हुआ है यानी एक एंजाइम होगा, राइट। तो एंजाइम होगा, कौन से एंजाइम का ये टाइप है, तो ये जो है आपको क्लासेस याद करनी पड़ेगी। ये टाइप होता है हाइड्रोलेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोटिंग। ब्लड कोटिंग के लिए कौन से यूज़ नहीं होता, थ्रोम्बिन तो यूज़ होगा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जब बनता है यानी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमारे ब्लड क्लोटिंग के अंदर इंक्लूड होता है, तो ये तो होगा थ्रोम्बिन काइनेज की वजह से। कैल्शियम होता है, ये एक तरह से फैक्टर होता है जो हमें यूज़ ड्यूरिंग द जो 13 फैक्टर्स होते हैं उनको काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। विटामिन K भी चाहिए होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है कि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर नॉट एबल टू ब्लॉक कंसेप्शंस। ठीक है, तो किस दौरान जो है कॉन्ट्रासेप्टेड कंसेप्शन मतलब ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट एबल टू ब्लॉक कंसेप्शंस, किसके अंदर नहीं होगा, या कह सकते हो आप लोग कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, किस प्रोसेस को ब्लॉक कर, जो कॉन्ट्रासेप्शन जब हम लेते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा वो करता है फर्टिलाइजेशन ही ना हो। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेथड होता है उसका दो काम पे वो ज़्यादा डिपेंड करती है। ओव्यूलेशन, एक तो
कि 14 डे पे एग रिलीज ही ना हो तो वो आगे पीछे हो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखता है। और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, कि अगर ओव्यूलेशन आगे पीछे होगा तो अल्टीमेटली जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होंगे वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ कर चुके हैं। इम्प्लांटेशन यानी यूट्रस के अंदर जब जो है नॉकआउट मतलब उसके ऊपर रहने आफ्टर 2 वीक्स लगभग जो है यूट्रस में जो जाइगोट बनता है यूट्रस की वॉल के अंदर धंस जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं वो इम्प्लांटेशन को नहीं रोक सकती, वो या तो फर्टिलाइजेशन को रोक सकती है या ओव्यूलेशन को रोक सकती है, ठीक है। या फिर एक तरह से कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एग बाय ओविडक्ट। इसके अंदर भी एक तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हो कि जो एग है, ठीक है, वो इसके अंदर क्या होता है, एग और स्पर्म को जो है मिलने नहीं दिया जाता, तो इस तरह से भी हो जाता है। एग की स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज होंगे तो एग की स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एग जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एग ओविडक्ट, इसी को प्रोसेस को हम लोग एक तरह से ओव्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी ओविडक्ट एक तरह से फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है, उधर तक एग आना इज नोन एज ओव्यूलेशन, रिलीज, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो ये दोनों ही टर्म एक ही बात होगी, ये इसकी डेफिनेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एग बाय द ओविडक्ट, ठीक है, सॉरी टू ओविडक्ट नहीं, बाय ओविडक्ट लिखा हुआ है ना, तो वो प्रोसेस जो होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन वही टाइप है कि यूट्रस तक उसको पहुंचने यानी स्पर्म तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर 2 आता तो उसको ओविडक्ट सॉरी ओव्यूलेशन बोलते। बाय दिया हुआ है, बाय का तो मतलब ये रहेगा कि ओव्यूलेशन जो है होने के आगे जो प्रोसेस होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कॉल्ड हार्ट बर्न। हार्ट बर्न के अंदर क्या कंडीशंस जो है पाई जाती है, ठीक है, हार्ट बर्न। इसके अंदर अगर हम बात करें दिल एक तरह से, वैसे तो हार्ट से रिलेटेड बात लग रही है ये कि हमारे जो दिल है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये एसिडिटी को हम लोग बोलते हैं, एक तरह से खट्टी डकार जो आती है उस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट बर्न, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन इन हार्ट वॉल ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड खट्टी डकारें आना, दो एक तरह से बोल सकते हैं इसको हार्ट बर्न। तो इन्फ्लामेशन इन हार्ट वॉल, नो डैमेजेस टू द सिरोसिस लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, इट इज़ इरिटेशन इन द ईकोफिगस म्यूकोसा ड्यू टू द HCl। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो HCl सिक्रीशन हो जाती है तो उस टाइम पर जो है ईसोफिगस जो म्यूकस होते हैं उसके अंदर इरिटेशन होने जाती है, उसको हम बोलते हैं। विच कंडीशन रिजल्ट इन बर्थ ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो कौन से फ्रैटर्नल, एक होता है आइडेंटिकल ट्विन और एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, ठीक है, दो तरह के ट्विंस होते हैं। तो आइडेंटिकल में तो क्या होता है, पहले एक एग के साथ एक स्पर्म ही जो है फर्टिलाइज्ड करा था, फिर उसके बाद जो वो जाइगोट बना था फिर वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इस तरह से ट्विंस बन गए थे। फ्रैटर्नल की बात करें तो यहाँ पर 2 स्पर्म होंगे और 2 एग भी होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक एग एक स्पर्म ही होगा और आगे जाके करेगा, नहीं, दोनों ओवरीज ने अलग एक ही टाइम पर दोनों ओवरीज ने एक एक एग रिलीज कर दिया था और उन दोनों ही एग के साथ एक एक स्पर्म जो है आकर फ्यूज कर गए थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो व्हेन 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज्ड 1 ओम, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, राइट, यानी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग अगर हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीजन रेट से। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ ब्रीथिंग कम हो जाएगी। एक तरह से आप लग सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई है, पहले एक सांस में अगर मान लीजिए 1% ऑक्सीजन जा रही थी, ठीक है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, अब
हम लोग एक सांस में मान लीजिए 0.5% ले रहे हैं, तो हम अपनी सांसों को डबल कर देंगे। हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे कि हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है 12 to 16 मिनट्स होते हैं। एक तरह से मान करो 12 से 16% हमारी बॉडी में 1 मिनट में जानी चाहिए। हर मिनट में, हर ब्रीथ में कौन सी जा रही है, 1% जा रही है। अब हमारी बॉडी को जरूरत तो है 12 to 16% की, लेकिन अब कितनी जा रही है, एक सांस के अंदर हमारी 0.5 जा रही है, यानी एक तरह से 8% जा रही है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देगी ताकि वो 12 से 16% पर वापस आ सके। तो किसी तरह भी आप लगा सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन रेट अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होगा वो इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन रेट अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग नॉर्मल आ जाएगा। तो इसी से जैसे कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त क्या होता है, हमारा बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो हम नहीं ले पा रहे। इस वजह से हमारी जो सांस होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज होना। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कौन सा यूज़ करता है, कॉन्डम जो है इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर होता है, मैकेनिकल बैरियर ये होता है जो कि हमारे को STD से भी प्रोटेक्ट करता है। स्पर्मिसाइड्स जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पिल्स होती है, ये भी नहीं प्रोटेक्ट करती, और ट्यूबर लाइगेशन भी नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपको पता है तो ये 3 जो है फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है बोमन्स कैप्सूल्स के अंदर कौन सा पाया जाता है। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और एक ग्लोमेरुलस के अंदर पाया जाता है, ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, और एक प्रेशर होता है हमारा ग्लोमेरुलस के प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी पाया जाता है। तो ये 3 प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस प्रेशर्स ड्यू टू द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से जो प्रेशर होता है उसकी वजह से। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑस्मोटिक फोर्स बाय प्लाज्मा यूरिया, यूरिया की वजह से कोई भी प्रेशर वैसे नहीं होता। थर्ड ऑप्शन, ऑस्मोटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, ये रहा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन्स कैप्सूल एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो ये तीनों ही प्रेशर्स ग्लोमेरुलस फैक्टर GFR जो होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, यूरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स अंडरगो मीनोपोज। ठीक है, कौन से जो है वो मीनोपोज के अंदर जा जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होता है मैमल्स में, वैसे तो ये सारे ही मैमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बट बाकी सारे ऑस्टियोपोज के अंदर पाए जाते हैं। ये इकलौता है जो कौन से में पाया जाता है, मीनोपोज के अंदर। मंकी आएगा इस एग्जाम्पल। व्हाट इज हीमोग्लोबिन बाउंड टू द कार्बन डाइऑक्साइड टर्म्ड एज। तो कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिटैच्ड हो जाती है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो अटैच्ड हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं, और कार्बोलेट डी हीमोग्लोबिन हम लोग बोलते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच्ड हो जाती है हमारी हीमोग्लोबिन से। ठीक है, प्लस हीमोग्लोबिन इसको हम लोग बोलते हैं। तो अब आज हमने करे हैं 1 से 20 क्वेश्चन DSSP के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर कलीग्स ताकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा हो सके।